किसी को कोई भी दिक्कत आई हो कल जो हमने चैप्टर या टेक अवे पॉइंट्स कंप्लीट किए हैं उसमें तो भी पूछ सकते हैं। आई गॉट द रिप्लाई ऑफ 2-3 पीपल जिनको कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर 3, पॉलिटिक्स ऑफ प्लैन्ड डेवलपमेंट। अब क्या हुआ था, हमारा जो इंडिया है उसके अंदर आयरन जो है बहुत अच्छे उसमें मिलता है, आयरन की मात्रा अच्छे उसमें मिलती है और आयरन से ही स्टील निकलता है। ठीक है, प्रोसेस अलग होता है, प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट होता है उसका। बट क्या होता है कि ये जो चीज़ें थी उस समय में डिस्कवर हुई थी जबकि हमारे इंडिया के अंदर आयरन बहुत अच्छी मात्रा में और स्पेशली उड़ीसा एरिया जो है वहाँ पर अच्छे आयरन और जो है उसकी मात्रा अच्छी है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो ट्राई कर रही थी कि भाई अब क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही थी तो उन्होंने सेट किया था कि अब हम है ना उड़ीसा एरिया में जो है आयरन निकालेंगे और स्टील मेकर्स जो है उनको देंगे। ठीक है, वो इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो दोनों के लिए जो है सप्लाई की जाएगी और इससे रोज़गार मिलेगा लोगों को, इंडस्ट्री सेटअप होगी और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी मात्रा में आयरन था। फिर क्या हुआ था कि वहाँ के जो लोग थे ना, जिस एरिया में आयरन मिल रहा था ना, वहाँ पर लोग जो थे वहाँ पे वो ट्राइबल उसके थे, ट्राइब्स रहती थी अलग अलग। तो वो लोग क्या इस चीज़ को लिए बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि ऐसे थोड़ी होता है कि आप हमारे एरिया का करके एकदम से ऐसे खोदने लग जाओ और ये सब हो जाए। अब यहाँ पे मेमोरेंडम साइन हुआ था। मेमोरेंडम एक पर्टिकुलर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो लीगल काम हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ के जो ट्राइब्स रह रही हैं उनको उनके नीचे जाकर के खुदाई करने लग जाएं कि बोले कि नहीं अब आप तो, हमें तो आयरन निकालना है तो हम तो खोदेंगे। उनको प्रॉपर्ली डिस्प्लेस करना पड़ रहा था, उनको उस जगह से हटाना था। ठीक है, और उन लोगों को ये लग रहा था कि हमारी जो घर हैं वो ये लोग अपने उसमें ले लेंगे, हमारे घर टूट जाएंगे और हमारी जो जीवनी है यानी हमारी जॉब है, मतलब जॉब एज इन जो हमारा लाइवलीहुड है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा इस तरह की चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा उस समय वो इन चीज़ के खिलाफ थे, आयरन के और आयरन से स्टील प्लांट्स जो वहाँ पर लगाए जाने थे, इंडस्ट्री जो लगाई जानी थी उस चीज़ के वो बिल्कुल खिलाफ थे, जो माइनिंग हो रही थी उसके खिलाफ थे। और उनका मानना ये भी था कि इंडस्ट्री और माइनिंग जो है वहाँ पे जो कुछ एनवायरमेंटलिस्ट थे उनका मानना ये भी था कि ये हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर देगा। उड़ीसा में जो लोग रह रहे थे वो तो थे ही, उनके साथ में एनवायरमेंटलिस्ट जो थे वो भी, इनका मानना ये था कि हमारे एनवायरनमेंट को ये पूरी तरह से पल्यूट कर देगा। और ये बेसिक चीज़ है। अब इंडस्ट्री कहीं पे भी सेटअप होती है तो हमारे अंदर बेसिक सेंस होता ही है, हमें पता ही होता है कि ये इसका कोई ना कोई तो ड्रॉबैक आएगा ही आएगा, एनवायरनमेंट को ये कहीं ना कहीं तो हार्म पहुँचा ही रही है। तो वैसे ही वहाँ पे भी था। अब गवर्नमेंट का मानना ये था कि अगर गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को सेटअप नहीं लगाएगी, इंडस्ट्री को अलाउ नहीं करेगी तो ये एक बैड एग्जाम्पल होगा इन्वेस्टमेंट जो होने आ रहा है कंट्री के अंदर उनके लिए। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके सामने एक बैड एग्जाम्पल और डिस्करेज करेगा अपॉर्चुनिटीज़ को। यानी जो एक अपॉर्चुनिटीज़ मौके मिल रहे थे लोगों को कि हाँ अब एम्प्लॉयमेंट ये दे सकते हैं, उस चीज़ को ये मना कर देंगे, इंडस्ट्री लगाने से मना कर देंगे। तो ये दुनिया के सामने इंडिया की गवर्नमेंट का एक बैड एग्जाम्पल के तौर पे जाएगा कि इंडिया की गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो, इन्वेस्टमेंट आकर के इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये हो गई आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई चीज़ है। वहाँ की ट्राइब्स नहीं चाहती कि वो यहाँ पर आकर के खोदा खादी करें और आयरन निकालें और स्टील फिर बनवाएं या इंडस्ट्री सेटअप करें। और दूसरी तरफ एनवायरमेंटलिस्ट जो है उनको ये लग रहा है कि ये हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट करेगा। और तीसरी तरफ गवर्नमेंट जो है उसको लग रहा है कि अगर अब हमने ये इंडस्ट्री सेटअप नहीं करी, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में आयरन है, डिमांड है आयरन की, तो हम क्यों नहीं कमाएं पैसा और क्यों नहीं दें एम्प्लॉयमेंट हमारे लोगों को।
और अगर हम इससे बैक ऑफ करते हैं, इससे हट जाते हैं, तो ये एक गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगा दुनिया के सामने। तो इस तरह की चीज़ें जो थी उस समय देखी जा रही थी, ठीक है। एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया था स्टील मेकर्स इंटरनेशनल हुए डोमेस्टिक, जिसके तहत वो लोग आकर के इंडस्ट्री सेट करने वाले थे। ये एक जो ग्लोबल डिमांड थी, ठीक है, स्टील की बढ़ रही थी, तो उड़ीसा जो है उसको वहाँ पे इंडस्ट्री सेट करके ये एक एग्जांपल के तौर पर भी सेट होना था और ये ग्रोथ के लिए भी करना था। ठीक है, अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। अभी तक कोई चीज़ आपको ज़रा सी भी समझ में नहीं आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो भी मैंने समझाया, आपको एक इंट्रो दिया है इस चैप्टर के फर्स्ट पैरा का। ओके, रिप्लाई आ गया है कुछ बच्चों का? ठीक है। तो as the global demand for steel increases, Orissa has one of the largest reserves of untapped iron ore in the country and is being seen as an important investment destination. अब क्योंकि ग्लोबली डिमांड बढ़ रही थी, इसकी इंक्रीज, मतलब स्टील की डिमांड बहुत बढ़ रही थी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, और उड़ीसा के अंदर जो है बहुत बड़े रिजर्व्स थे, ठीक है, जिन आयरन ओर के, जिनको देखा भी नहीं था, मतलब छुआ भी नहीं था, मतलब यूज़ करा ही नहीं था, वो कंट्री के अंदर मिल गए थे। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे देखा जा रहा था, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जिसके एक इम्पॉर्टेंट एरिया था जिसमें देखा जा सकता था लोग बाग इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, ठीक है। The state government hopes to cash in on this unprecedented demand for iron ore and has signed memorandum of understanding with both international and domestic steel makers. अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उम्मीद कर रही थी कि इस तरह की डिमांड से, यानी कि जो आयरन ओर की डिमांड आ रही थी, उसको अगर हम इन्वेस्टर्स जो आना चाह रहे हैं उनको अगर हम अग्री कर दें, तो हमारे जो एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि हमें एक तो पहली बात एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, और ऊपर से हमारे काफ़ी कैश फ्लो जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो उन्होंने एक साइन किया मेमोरेंडम, यानी कि एक लीगल, और उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन किया कि हाँ आप आइए, इन्वेस्ट करिए और इंडस्ट्री लगाइए, और यहाँ पर जो कैश फ्लो है वो शुरू हुए, मतलब एक लीगल तरीके से काम कर रहे थे। The government believes that this would bring in necessary capital investment and provide a lot of employment opportunities. गवर्नमेंट का मानना ये था कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है और ये हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा अमाउंट में नौकरियां दिलवाएगा, एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ यानी मौके एम्प्लॉयमेंट के बहुत अच्छे मिलेंगे। ऑब्वियसली पता है, आपको पता है इंडस्ट्री कोई भी सेट होती है तो वहाँ पर 5 से 10 लोग तो काम करते ही नहीं है। इंडस्ट्री के अंदर मिनिमम 100-200 लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट मिलता ही है, ठीक है। और इंडिया जो है वहाँ पर क्या, अब उस समय दिक्कतें आज़ादी के बाद में आ ही रही थी, एम्प्लॉयमेंट था ही नहीं, तो लोग बाग जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट की तलाश में थे, और गवर्नमेंट हर कोशिश कर रही थी, एक तरीके से कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हों, ठीक है। The iron ore resources lie in some of the most underdeveloped and predominantly tribal districts of the state. अब ये जो आयरन ओर के रिसोर्सेज थे जहाँ पे आपको आयरन मिलना था, ये अधिकतर कहाँ पे थे? अंडर डेवलप्ड एरिया में थे, जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो, या फिर वहाँ पे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर थे, यानी कि जो ट्राइब्स वहाँ पे रहती हैं उनके अंडर में ये एरियाज आते थे स्टेट के अंदर। अब एक जगह उड़ीसा पूरी स्टेट है, उसके अंदर कई सारे एरियाज़ हैं, कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो आयरन और अधिकतर ट्राइब्स जहाँ पर रह रही थी उस एरिया में था। द ट्राइबल पॉपुलेशन fears that the setting up of industries would mean displacement from their home and livelihood. अब ट्राइबल पॉपुलेशन जो थी उनको ये डर सता रहा था कि इस तरह की इंडस्ट्री अगर लग गई तो इससे क्या होगा, उनको अपने घर शिफ्ट करने पड़ जाएंगे, और वो जो छोटा मोटा काम करते हैं अपना जीवन चलाने के लिए, अपना घर घर चलाने के लिए, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, सो आई हैव अ ओके, तो
उनको ये डर सता रहा था कि इंडस्ट्री लग जाएगी तो हमें हमारी जगह छोड़ के जानी पड़ेगी, हमें जो हमारा छोटा-मोटा काम हम करते हैं, जिससे हमारा घर चलता है, वो हमें चेंज करना पड़ेगा। The environmentalists feared that mining and industry would pollute the environment. और दूसरी तरफ जो environmentalists थे उनको ये डर सता रहा था कि इस तरह की माइनिंग होगी, आयरन निकाला जाएगा, फिर उसके बाद में इंडस्ट्री सेट करेंगे उस आयरन ओर से स्टील बनाने के लिए, तो इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें उसको बहुत नुकसान पहुंचेगा। The central government feels that if the industry is not allowed, it would set a bad example and discourage investments in the country. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनको ये लग रहा था कि अगर हमने इंडस्ट्री लगाने से मना कर दिया और ये माइनिंग करने से मना कर दिया तो ये हमारी एक बैड एग्जाम्पल की तरह जाएगा, एक गलत लोगों को गलत वो जाएगा, इम्प्रेशन की तरह जाएगा वर्ल्ड के सामने कि यहाँ पर ये कंट्री चाहती नहीं है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट हो। तो ये सारी चीज़ें जो है सबके अपने अपने पॉइंट्स थे और सब आपके अपने पॉइंट्स जो हैं वो रख रहे थे। तो डिस्करेज करने का मतलब है कि डिस्करेज यानी कि ये चाह ही नहीं रहे, मोटिवेट ही नहीं करना चाह रहे अपने लोगों को या बाकी लोगों को कि वो इनकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें। आज भी अगर आप देखेंगे हमारे इंडिया के अंदर कई सारी जो कंपनीज़ हैं, फॉरेन कंपनीज़ जो हैं वो आकर के इन्वेस्टमेंट करती हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने से हमारे यहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं, नौकरी मिलती है तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और हमारे जो इकॉनमी है वो बेटर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जेनपैक्ट हुआ या विप्रो हुआ या आईबीएम हुआ या माइक्रोसॉफ्ट हुआ या गूगल हुआ, इनके भी ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज में इंडियंस ही काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे भी इसी तरह का था, यहाँ पे बस ये था कि ये थोड़ा आयरन और से रिलेटेड था। इस पैराग्राफ में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप पूछ सकते हैं। विजय लक्ष्मी, अब लास्ट लाइन समझ में आई क्या लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या फील हो रहा था, इंडस्ट्री अगर सेटअप नहीं करने दी तो क्या एग्जाम्पल जाएगा? Yes, ma'am. Now it's clear. ओके, और किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, कैन यू No, आइडेंटिफाई, ma'am. ओके बेटा, कैन यू आइडेंटिफाई द वेरियस इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दिस केस? क्या आपको अलग अलग इंटरेस्ट मालूम पड़ रहे हैं इस केस में जो इन्वॉल्व है, अलग अलग इच्छाएं लोगों की? वॉट आर देयर की पॉइंट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट? इनकी लड़ाई है, इनके अपोजिशन का मेन रीज़न क्या है? डू यू थिंक देयर आर एनी कॉमन पॉइंट्स ऑन विच एवरी वन कैन अग्री? क्या आपको लगता है कोई एक कॉमन पॉइंट मिलेगा जिस पर सब अग्री कर जाए? Can this issue be resolved in a way which satisfies all various interests? क्या ये इशू जो है सॉल्व कर सकते हैं एक ही तरीके से जिसमें सबके इंटरेस्ट जो है फुलफिल हो? As you ask these questions, you would find yourself facing yet bigger questions. जब आप ये सारे क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को और भी बड़ी क्वेश्चंस के अंदर पाएंगे। What kind of development does Orissa need? Indeed, whose need can be called Orissa's need? अब किस तरह का डेवलपमेंट उड़ीसा में होना चाहिए था, क्या वहाँ पे ज़रूरत थी, और क्या मतलब किसको आप कहेंगे कि उड़ीसा की नीड ये है, ठीक है, मेन ज़रूरत ये है। अब ये जो उड़ीसा विलेजर्स थे प्रोटेस्ट कर रहे थे पॉस्को प्लांट के तहत, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा के अंदर है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ था। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आपको एक जगह से हटा करके दूसरी जगह रखा जाए, दूसरी जगह आपको शिफ्ट किया जाए, ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। पॉस्को इंडिया स्टील प्लांट जो है जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसको लगाया जाना था, ठीक है, और ये कोरियन कंपनी का ऑफिस होना था यहाँ पर, ठीक है। वो डिमांड कर रहे थे कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हुआ है साइन, उसको कैंसिल कर दिया जाए। किसके बीच में? कोरियन कंपनी और उड़ीसा गवर्नमेंट के बीच में, जो 1 साल पहले हुआ था, उसको ये कैंसिल कर दिया जाए। करीब लगभग 100 से ज़्यादा मेन और वेमेन जो है जो ग्राम पंचायत से बिलोंग करते थे, अलग अलग जगह के, ढिंकिया, नुआगांव, गड़क, कुंजंगा, ये सारी अलग अलग जो ग्राम पंचायत थे, मतलब इस एरिया के ग्राम पंचायत के लोग, जिसके अंदर मैन और वेमेन दोनों इंक्लूडेड थे, उन्होंने क्या करा था, प्रोटेस्ट किया था इस चीज़ के खिलाफ। वो नहीं जा रहे थे और उन्होंने ऑफिसेस जो इनके थे वहाँ पे कोशिश करी थी घुसने की और उनको पुलिस ने रोका भी था।
इन्होंने वहाँ पर फिर स्लोगन नारे लगाने शुरू कर दिए थे। प्रोटेस्टर्स जो हैं वो क्या कहते हैं, वो कंपनी के खिलाफ नारे लगा रही थी और वो चाह रहे थे कि ये प्लांट जो है बंद कर दिया जाए, इसको सेटअप नहीं किया जाए। क्यों? क्योंकि इससे किसको खतरा है? उनकी लाइफ्स को खतरा है और उनकी लाइवलीहुड को खतरा है, यानी उनकी जो जॉब्स हैं उन दोनों को ही इस चीज़ से खतरा है। ठीक है, अब इसको ये जो एक हमारे सामने एक बॉक्स के अंदर दिया गया है, उसको पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। Staff reporter Bhubaneswar, people facing displacement by the proposed POSCO India steel plant in Jagat Singhpur district staged a demonstration outside the Korean company's office here on Thursday। यहाँ पे एक न्यूज़पेपर में जिस तरीके से रिपोर्ट दी जाती है उसी तरीके से यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि लोग बाग जो हैं ये डिस्प्लेसमेंट फेस कर रहे हैं। ठीक है, उनको शिफ्ट किया जा रहा है। पॉस्को इंडिया स्टील प्लांट जो है, जो कि सेटअप हो गया है, ठीक है, उसकी कंपनी के बाहर जाकर के लोग बाग थर्सडे को उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। They were demanding cancellation of the memorandum of understanding signed between the company and the Orissa government 1 year ago। ये डिमांड कर रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उसको कैंसिल कर दिया जाए, जो 1 साल पहले कंपनी और उड़ीसा गवर्नमेंट के बीच में साइन हुआ है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि एक एक हफ्ते पहले साइन किया और दूसरे हफ्ते में जो है काम शुरू हो गया, इंडस्ट्री लग गई। ये लीगल प्रोसीजर है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, कोई भी कंपनी जब इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आती है तो वो वहाँ पर आकर के उस लोकेशन को जज करती है। जो गवर्नमेंट इंडिया की उनको प्रोवाइड करा रही है वो लोकेशन उनके काम की होगी या नहीं होगी। और किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, एस्पेक्ट्स जो होते हैं बहुत सारे, वो देखने पड़ते हैं। जैसे कि आपको ये देखना पड़ता है कि वहाँ पे फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज किस तरीके के हैं, वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी है, वेस्ट जो निकलेगा उसको वो डंप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, जो ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह का गुड्स का, ठीक है, वो फैसिलिटी उनकी सही है या नहीं है। ये सारी चीज़ों को देख कर के ही ये लोग फाइनलाइज़ करते हैं, उसमें बहुत समय लगता है। तो यहाँ पर लगभग 1 साल जो है पहले का ये इन्होंने साइन किया था और अभी तक उसके अंदर ये प्रोटेस्ट जो है उनका शुरू हो गया था। More than 100 men and women from the Gram Panchayats of Dinkia, Nuagaon, Gadagakunjanga tried to enter the office premises, but the police prevented them। यहाँ 3 जगहों के नाम दिए हैं। यहाँ की पंचायत के लोग इकट्ठे हुए थे और वो ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। Raising slogans, the protesters said the company should not be allowed to set up its plant at the cost of their lives and livelihood। इस तरह के स्लोगन गाए, मतलब नारे लगने लगे कि भाई ये प्रोटेस्टर जो हैं ये इस तरह के स्लोगन्स बोलने लगे कि हमारी ज़िंदगियों की कॉस्ट पर, यानी कि हमारी ज़िंदगियों की और हमारी जो जीवनी है उसकी कॉस्ट पर ये प्लांट नहीं लगना चाहिए। The demonstration was organized by the Rashtriya Yuva Sangathan and the Nabani Nirman Samiti। अब ये नाम दिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के जिन्होंने ये प्रोटेस्ट जो है ऑर्गेनाइज कराया था। अब बेसिकली क्या होता है, जब कोई प्रोटेस्ट होना होता है तो वो इस तरीके से नहीं होता है कि आप गए और आपने जा कर के कर लिया। आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका भी वो लेना पड़ता है, सेट करना पड़ता है एजेंडा। उसके साथ में आपको एक बैकअप प्लान तो चाहिए ना, आपको सपोर्टर तो चाहिए, उसके बाद में ही आप ये कर पाते हैं। तो यहाँ पर 2 नाम दिए गए हैं, राष्ट्रीय युवा संगठन और नबा निर्मन समिति। इन लोग इनको साथ दे रहे थे, इन 100 मेन और वेमेन का। इस चीज़ में जो हमने ये पैरा पढ़े हैं, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप पूछ सकते हैं। No, ma'am. It is clear. ओके, आई रियली अप्रिशिएट जो बच्चे रिप्लाई करते हैं उनके लिए, क्योंकि दिस इज़ हेल्पफुल आगे बढ़ने में। फिर पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन क्या चल रहा था। अब क्या होता है, ये क्वेश्चंस जो उठाए जा रहे थे उनके आंसर जो है वो एक्सपर्ट नहीं दे रहे थे। ऑल दो एक्सपर्ट जो होते हैं उनको काफ़ी नॉलेज होती है इस चीज़ की, ठीक है,
ये सारे जवाब के एनवायरमेंटलिस्ट जो वो रेज़ कर रहे थे और जो वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो गवर्नमेंट बोल रही थी, ये सारे अलग-अलग जो चीज़ें होती हैं, इनके जवाब एक्सपर्ट के पास होते हैं, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट जो हैं वहाँ पे वो नहीं अपना डिसीजन नहीं दे सकते थे। अब इस तरह की जो सोशल ग्रुप थे वो एक दूसरे के खिलाफ चल रहे थे, ठीक है? जो प्रेज़ेंट जनरेशन है वो फ्यूचर जनरेशन के खिलाफ देखा जा सकता था उनका ये डिसीजन। क्यों? क्योंकि जो पुरानी लोग थे उनके जो इंटरेस्ट थे वो आने वाली जनरेशन के इंटरेस्ट पे अपना भार डालने की कोशिश कर रहे थे एक तरीके से, क्योंकि उनके डिसीजन जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं ना। आज अगर इंडिया के अंदर डेवलपमेंट के लिए सरकार कुछ कर रही है और पुराने लोग जो हैं उसके खिलाफ चले जाएं और गवर्नमेंट उनकी बात मान ले, तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनको कितना लॉस हो जाएगा, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं होगी कि आगे दुनिया में क्या चल रहा है, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी क्या है, नए रिसोर्सेज क्या हैं, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आज हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं, ठीक है? अगर ये चीज़ डेवलप नहीं होती, इंडिया में इस चीज़ को वेलकम नहीं किया जाता, तो आज हमारी क्लासेस तो बंद हो चुकी होती और हम पढ़ नहीं पाते क्योंकि पैंडेमिक हो रखा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ये चीज़ जो है रेज़ की जा रही थी कि प्रेज़ेंट जनरेशन जो है फ्यूचर जनरेशन के ऊपर अपना भार डाल रही है। और डेमोक्रेसी के अंदर इतने बड़े डिसीजन जो लेना और अप्रूव करना लोगों के द्वारा, वो भी कहीं न कहीं ज़रूरी था, क्योंकि सरकार लोगों के द्वारा होती है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिसीजन है। एक्सपर्ट्स जो हैं माइनिंग पे या एनवायरमेंटलिस्ट पे या इकोनॉमिस्ट जो है उनकी एडवाइस लेना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले सकते। फाइनल डिसीजन जो है वो पॉलिटिकल डिसीजन ही होगा। जो लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको अपने लोगों की फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स को ध्यान में रख कर के डिसीजन लेना होता है, ठीक है? अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। दीज क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड बाय एन एक्सपर्ट। इन क्वेश्चंस का हम एक्सपर्ट से कोई जवाब की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो नहीं दे सकता। Decisions of this kind involve weighing the interest of one social group against another, present generation against future generation. एक social group दूसरे के खिलाफ है और present generation जो है वो future generation के खिलाफ है, मतलब कि अपनी इच्छाओं का भार उन पर डाल रहे हैं। In a democracy, such major decisions should be taken or at least approved by the people themselves. इस तरह की डेमोक्रेसी के अंदर इतने बड़े जो डिसीजन होते हैं वो लोगों के द्वारा लेने चाहिए, ठीक है, या एटलीस्ट उनसे अप्रूव करा करके लेने चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स ऑन माइनिंग, फ्रॉम एनवायरमेंटलिस्ट एंड फ्रॉम इकोनॉमिस्ट। अब इम्पॉर्टेंट है कि आप सलाह ले सकते हैं एक्सपर्ट्स से माइनिंग के ऊपर, एनवायरमेंटलिस्ट के से ले सकते हैं और इकोनॉमिस्ट के ऊपर ले सकते हैं। इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं? जो हमारे ये आकलन करते हैं कि कितना हमें इस चीज़ में प्रॉफिट होगा और कितना हमें इस चीज़ में लॉस होगा। Yet the final decision must be a political decision taken by people's representatives who are in touch with the feelings of the people. फिर भी जो फाइनल डिसीजन है वो पॉलिटिकल डिसीजन होना चाहिए, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स यानी मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनके द्वारा लेना चाहिए। साथ ही इनको अपने द्वारा जो जिन लोगों के द्वारा ये चुने गए हैं उनके सेंटिमेंट्स और उनकी फीलिंग्स को ध्यान में रख करके इस डिसीजन को लेना चाहिए। अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? No, I'm it's clear. ओके, सो वी ओनली हैव फ्यू मिनट्स लेफ्ट। हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। इन मीनवाइल मैं आपको आपका लिंक भेज रही हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए, ओके? आप अपनी प्रॉब्लम्स कल कलेक्ट अप करके रखें, हम आपकी कल प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, जो भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई होगी उस, ओके? Okay. ओके।